हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। अब आप कहेंगे सर बहुत दिनों के बाद कॉर्पोरेट न्यूज़। हाँ, रीज़न बिंग की हमारी शॉर्ट वीडियो तो लगातार आ रही थी जिसके अंदर हम आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बट फिर भी कई लोगों का कहना था कि सर वो जो लेंथी वीडियो होती हैं जिसमें कॉर्पोरेट न्यूज़ कवर की जाती है स्पेसिफिकली कई न्यूज़ एक साथ, तो वो वाली वीडियो दोबारा लाओ। तो ऐसा ठीक है, अब इस ये न्यूज़ भी है जो छोटी छोटी वीडियोस के रूप में भी आएगी और लॉन्ग वीडियो के रूप में भी आपके पास रहेगी। चले तो बात करते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ की कि आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज़ है पेटीएम को लेकर। आपको पता लग गया होगा वोडाफोन आइडिया को लेकर पेटीएम में क्या हुआ जानते होंगे आप, शायद नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे। और ऐसे ही हमारे पास एक न्यूज़ है सिप्ला और इंडिगो को लेकर। तो ये चार कंपनीज को लेकर आज की डेट में हमारे पास न्यूज़ है। इसके अलावा इस हफ्ते हम डिफरेंट जो फाइनेंशियल रिजल्ट अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुए हैं, चाहे वो ट्रेंट का हो चाहे वो यस बैंक का हो, ये सारे रिजल्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी हफ्ते हम लोग डिस्कशन वीडियो लाएंगे उन पर। और दूसरी बात, जो लोग स्टॉक मार्केट के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स जो कि अभी तक 1500 रुपए का था, वो अगले हफ्ते से अब 2500 रुपए का हो जाएगा और प्लस जीएसटी। और उस स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर फंडामेंटल टेक्निकल ये सारे एस्पेक्ट सिखाए जा रहे हैं। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना सिखाया जा रहा है, केस स्टडीज बनाकर टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि उस कोर्स को करने के बाद आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक पाएंगे कि आपका नॉलेज का लेवल इतना अच्छा हो चुका होगा कि आप स्टॉक के बारे में अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज को अपन लोग शुरू करते हैं। और आज हमारे पास सबसे पहली जो न्यूज है वो है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, पहले कंपनी में चल क्या रहा है पहले मैं थोड़ा सा कवर करके बता देता हूं। देखिए हुआ क्या कि वोडाफोन आइडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे एजीआर ड्यूज हैं जो हम लोगों ने पे करने हैं गवर्नमेंट को, 80,000 करोड़ से ऊपर के ड्यूज, उसमें हमें कोई बेनिफिट दे दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपको 10 साल तक पे करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप हर साल पे करते रहिएगा अगले 10 साल तक। बहुत अच्छी न्यूज थी। बट फिर इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को सर थोड़ा कम भी कर दीजिए, थोड़ा हो जाए तो कम कर दो थोड़ा बहुत। तो ये एस्टिमेटेड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद इसके लिए फेवरेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसने 31 मार्च तक अपना डिसीजन या रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी थी। अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च से 30 जून कर दिया गया रिसेंटली। अब इसका फायदा ये अब इसका इंपैक्ट ये हुआ कि शेयर प्राइस जो कि 31 मार्च के आसपास बड़ा जबरदस्त चल रहा था, वो अचानक से जैसे 30 जून की रिपोर्ट आई तो जो इमीडिएट शेयर होल्डर होते हैं वो फटाफट बेच के निकल गए कि भाई कितना इंतजार करेंगे। अब 30 जून की डेडलाइन है और ये चल रहा है, अप्रैल का एंड हो चुका है। अब हुआ क्या कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से एक रिपोर्ट निकल के आई है कि दे आर एक्सपेक्टिंग एजीआर रीअसेसमेंट आउटकम वेरी सून, यानी कि जल्द ही शायद 30 जून से पहले पहले ही दे आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट का डिसीजन आने वाला है। अब अगर गवर्नमेंट का डिसीजन यहां पर पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली कंपनी के लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज हो सकती है, बहुत ही बड़ा न्यूज हो सकती है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। अब क्या रहेगा गवर्नमेंट का डिसीजन, मेरा एनालिसिस पूछो तो मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव होने वाला है, मुझे ये लगता है। अच्छा, कोई बाइंग सेलिंग इसके बेसिस पे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहा मुझे लगता है, भाई मैं सरकार में नहीं बैठा जो मैं बता सकूं कि हाँ होगा ही होगा। अब गवर्नमेंट का डिसीजन पॉजिटिव क्यों होने की संभावना, रीजन बिंग गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि मार्केट में 2 ही प्लेयर रहें और तीसरा प्लेयर ऐसे लंगड़ी टांग करके खेलता रहे, तो इसलिए उसको उसके पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। अदरवाइज जियो और एयरटेल ने जो उधम मचाना है, कंपटीशन को उड़ा देना है, तो उसका खतरा गवर्नमेंट को रहेगा। 2 प्लेयर्स अगर एक मार्केट में हो तो खतरा रहता है, तो 3-4 प्लेयर हो जाएं तो ज्यादा मार्केट अच्छी कहलाती है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट वोडाफोन को मुझे नहीं लगता कि इस लंगड़ी टांग को ऐसे ही रहने देगी, इसको सीधा सही करके इलाज करने की कोशिश करेगी और इस चक्कर में मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव असेसमेंट आने वाला है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है पेटीएम को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कुछ जगह घूम रहा है कि पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल नहीं, उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हुआ है। अभी रिसेंटली तो मिला था बेचारों को बैंकिंग लाइसेंस, तो फिर क्या हुआ, क्यों कैंसिल कर दिया? देखो जी, ये आरबीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां, मतलब उसके जहाज बना बना के उड़ा रहे थे। कैसे पालन नहीं कर रहे थे भाई साहब? आरबीआई कहता है कि केवाईसी नॉर्म्स का पालन कराओ, आरबीआई कहता है कि कंप्लायंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस है उसका पालन करो, आरबीआई कहता है कि गवर्नेंस के कुछ नॉर्म है उसका पालन करो। यहां पर ढंग से कुछ नहीं किया जा रहा था।
बैंक बनने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं जिनका पालन आपको करना पड़ता है। और अगर आप वो पालन नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई के पास एम्पावरमेंट है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, वही आरबीआई ने किया। इसका इंपैक्ट आपको मंडे जब मार्केट खुलेगी तो इस शेयर पर इनफैक्ट अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक कम से कम नजर आने की संभावना लग रही है कि बहुत पिटाई होने वाली है इस शेयर की। क्यों? क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होना और वो भी गवर्नेंस इशू के कारण, कंप्लायंस इशू के कारण, इसका मतलब क्या टॉप मैनेजमेंट मतलब बिस्तर पे चद्दर डल के सो रहा था कि भाई किसी को बैंकिंग लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात होती है और वो बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाना तो ये बड़े शर्म की भी बात है। और आरबीआई ने इसका मतलब पूरा सोच विचार करके देखे होंगे कि लगातार नॉन कंप्लायंसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया। बट फिलहाल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गवर्नेंस इशू जिसके कारण आरबीआई ने एक्शन लिया है ये बहुत एडवर्स इफेक्ट रखेगा कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए और इसका इंपैक्ट आप मैंने कहा मंडे से देखना शुरू कर देंगे। चले फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज पे आते हैं। सिप्ला इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसे रिसेंटली यूएस एफडीए से नॉट मिला है, मतलब अप्रूवल मिली है इसकी एक जेनरिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड एक कोई इन्होंने मेडिसिन तैयार की है। अब यूएस एफडीए से नॉट मिलना ना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो भारत ना मैन्युफैक्चरिंग हब है खासकर फार्मास्यूटिकल्स में, और यूएस तक जाने वाली या फिर यूरोप तक जाने वाली मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन जो है ना उनका रॉ मटेरियल पहले चाइना बनाता है, वो इंडिया आता है। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये उस ड्रग्स को तैयार करके यूरोप और यूएस में भेजती हैं। अब ऐसी कंपनियां जो भी यूएस के लिए ड्रग्स भेजती हैं वहां पर यूएस का एक रेगुलेटर है जिसका नाम है यूएस एफडीए। तो यूएस एफडीए जिन भी कंपनी की ड्रग्स यूएसए में आती है उनका ऑडिट करता है और ऑडिट में अगर उसे सब कुछ ठीक ठाक मिलता है तो वो अपनी अप्रूवल देता है। यहीं पर यूएस एफडीए ने क्या किया है, सिप्ला की इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपनी अप्रूवल दी है। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अगर यूएस एफडीए की अप्रूवल आती है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पॉजिटिव न्यूज होती है। सिमिलरली अगर यूएस एफडीए की अप्रूवल ना आ पाए, ऐसा कई बार हुआ है बायोटेक वगैरह कंपनियों के साथ और भी बड़ी बड़ी हमारी कंपनियों के साथ, अगर यूएस एफडीए किसी बात पर रिजेक्शन लगा दे तो वो बहुत नेगेटिव होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। तो फिलहाल सिप्ला के लिए अच्छी बात यह है कि यूएस एफडीए ने अपना नॉट यानी कि अप्रूवल दे दी है, तो यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस के लिए काफी अच्छी खबर है आने वाले टाइम में। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर है हमारे पास इंडिगो को लेकर। इंडिगो आप जानते हैं यूएस और ईरान के बीच में जो भी चल रहा है दक्कम पेल का खेल, एक दलाल बीच में लगा हुआ है पाकिस्तान नाम का, वो दलाल पूरी दलाली फीस भी खा रहा है परंतु कर क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। रिजल्ट ये हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान आए, यूएस के लोगों ने आना था परंतु उससे मिलने से पहले ही वो पाकिस्तान छोड़ के आगे निकल गए। अब यूएस के रिप्रेजेंटेटिव वहां आएंगे, जेडी वेंस ने आना था परंतु जेडी वेंस नहीं आ रहे हैं, तो ट्रंप के जवाई राजा आ रहे हैं, वो यूएस की तरफ से नेगोशिएट करेंगे। जेडी वेंस ने आने से मना कर दिया है और ईरान के लोग भी, डेलीगेशन भी पाकिस्तान से निकल चुका है। तो पता नहीं किस बात का मीडिएशन ये हो रहा है और ये किस प्रकार का दलाल बीच में लगा हुआ है पाकिस्तान नाम का। अब दिक्कत हुई क्या है, देखिए हुई क्या है। ईरान जो है वो कहता है कि भैया यूएस को कि हमारा जितना नुकसान करा है हमें दे दो, और यूएस कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर। तो होना कुछ भी नहीं है, कोई समझौता होने की पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रही, दूर दूर तक नहीं लग रही। तो फिलहाल इसका इंपैक्ट क्या होगा, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्टेक पे रहेंगे, वो काफी हाई लेवल पे रहेंगे। अब इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो एयरलाइन कंपनियां हैं, जैसे हमारी इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी इंडिगो है, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो वही मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेशर रहने की संभावना है इंडिगो पर। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस, कच्चा तेल जो कि इनका मेन फ्यूल है वो बढ़ने वाला है, जिसका इंपैक्ट मार्जिन्स को हिट करेगा और इंडिगो के शेयर प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहने की संभावना भी है। और यही हो भी रहा है, आप इंडिगो के शेयर की लगातार पिटाई देख रहे होंगे। जब तक ये युद्ध चलेगा और जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस अपवर्ड रहेंगे तब तक ऐसे पिटाई होती रहेगी इन खासकर कंपनी की जो कि डिपेंड ही क्रूड ऑयल पे करती हैं। और कौन सी ऐसी कंपनी है पेंट्स बनाने वाली, एशियन पेंट्स वगैरह, तो इनके लिए भी क्रूड ऑयल ही बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। तो ऐसी सभी कंपनियां जो कि रॉ मटेरियल के रूप में क्रूड ऑयल को यूज करती हैं वहां पर बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है।
चलिए जी दोस्तों, तो ये थी हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। एंड अगेन हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ओपन है अब जल्द ही मैं इस यहाँ पर इसी चैनल पे एक मेंबरशिप सेक्शन के अंदर आईपीओ एनालिसिस और रिजल्ट एनालिसिस के लिए एक मेंबरशिप जोन शुरू करने वाला हूँ, जिसकी जानकारी मैं अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर दे दूंगा। और अब आप लोगों की डिमांड पर ये कॉर्पोरेट न्यूज रेगुलर हफ्ते में 3 बार तो आया ही आया करेगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक काम कर दीजिएगा, कंजूसी मत दिखाइएगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।